Hello and welcome to this video. Today we will be talking about theories of covalent bond. अगर हम बात करें theories of covalent bond की, तो सबसे पहली जो theory है that is your VBT, and then जो next theory है that is your hybridization, and इसके next जो theory है that is your VSEPR. नेक्स्ट थ्योरी इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. नाउ रिमेंबर कि ये सारी जितनी भी थ्योरीज हैं ना वो कोवेलेंट बॉन्ड पर बेस्ड है. नाउ व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड? बेसिकली अगर हम दो एटम्स को ले लें और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ अगर हम वीबीटी की बात करें, वीबीटी दैट इज़ योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, तो इसमें हमें कुछ पॉइंट्स को डिस्कवर करने की ज़रूरत है. तो जो फर्स्ट पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का दैट इज़ योर ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स जो है ना मिक्स करते हैं या फिर ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के बाद दो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग शो करते हैं. ठीक है, और इन ओवरलैपिंग का जो नाम है दैट इज़ योर एक्सियल ओवरलैपिंग, एंड नेक्स्ट इज़ योर पैरेलल ओवरलैपिंग. राइट, एक्सियल ओवरलैपिंग में आपको सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा, पैरेलल ओवरलैपिंग में आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा. एक्सियल ओवरलैपिंग को हेड ऑन भी कहते हैं और पैरेलल ओवरलैपिंग को साइड वाइज भी कहते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ऑर्बिटल्स जो मिक्स करेंगे, ऑर्बिटल्स जो भी मिक्स करेंगे वो नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए, नियरली सेम एनर्जी के. राइट, एंड योर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होगी उसका जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो लेस देन 50% होगा, 50% से लेस होगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, देखिए ओवरलैपिंग तो 50% से लेस हो रही है, लेकिन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए. राइट, एंड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी. राइट, बॉन्ड लेंथ जो है ना उतनी ही कम होगी. तो ये बेसिक पॉइंट्स है जो हमको रीड आउट करने थे फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो भी ओवरलैपिंग होगी, जो भी ओवरलैपिंग होगी, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर पी ऑर्बिटल. राइट, पी ऑर्बिटल, जो भी ओवरलैपिंग होगी वो सेम साइन के साथ होगी, सेम साइन. ठीक है, ये देखिए एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव है ना, और जो ओवरलैपिंग होगी वो सेम साइन में होगी, यानी कि सेम ओरिएंटेशन में जो है वो ओवरलैपिंग होगी. सो हमने जो है जितने भी सारे पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है. नाउ अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. राइट, दैट इज़ योर टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. अगर हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें, मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि आपको कि एक टाइप है एक्सियल ओवरलैपिंग एंड नेक्स्ट इज योर पैरेलल ओवरलैपिंग. राइट, और पैरेलल में हमें पाई बॉन्ड देखने को मिलता है. ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग बेसिकली एस और एस के बीच में देखने को मिलता है, और सेकंड एस और पी के बीच में, एंड नेक्स्ट इज योर पी और पी के बीच में. राइट, पैरेलल ओवरलैपिंग पी और पी के बीच में, पी और डी के बीच में, एंड योर डी और डी के बीच में. राइट,
नाउ अभी हम एक एक कर कर देखेंगे कि हर ओवरलैपिंग जो है वो किस टाइप से होती है और कौन सी ओवरलैपिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और कौन सी ओवरलैपिंग वीक होगी। नाउ अगर हम बात करें एस की, तो एस ऑर्बिटल जो है ना वो स्फेरिकल होता है और न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो बहुत ही सिमेट्रिकल होता है। तो इसका जो बेसिकली इफ़ेक्ट है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है पी ऑर्बिटल, क्योंकि पी ऑर्बिटल में थोड़ा सा दूर चला गया न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड डी ऑर्बिटल को कंपेयर करें तो मोस्टली ऐसा शेप होता है ना, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग जो है ना थोड़ी सी लेस देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज़ कि ये जो ओवरलैपिंग्स जो हमने रीड करी है वो किस किस में देखने को मिलती है। तो एसएस ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें, एसएस ओवरलैपिंग ये H2 में देखने को मिलती है। H2 में अगर हम हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका होता है 1s1, राइट, 1s1। नेक्स्ट इज़ दूसरा हाइड्रोजन आएगा, उसका भी 1s1 हो जाएगा और दोनों ही आपस में ओवरलैप कर लाएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे एसएस ओवरलैपिंग हो जाएगी कुछ इस तरीके से, 1s1s, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें एस पी की, तो एस पी जो ओवरलैपिंग है वो, इसका एक एग्जांपल आप याद रखें, एच एफ। एच एफ इज़ योर एग्जांपल। नेक्स्ट इज़ योर पी पी। पी पी ओवरलैपिंग जो है ना वो BF3 में देखने को मिलती है, राइट। एंड ध्यान रखिए अभी हम सिग्मा यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं पैरेलल ओवरलैपिंग की, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग देखने को मिलती है वो P और P के बीच में देखने को मिलती है, और दूसरा P और D के बीच में, और D और D के बीच में, राइट। दिस इज़ योर D। नाउ अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, P और P के बीच में जो है वो O2 में देखने को मिलता है ये, और P और D के बीच में बात करें ये SO2 में देखने को मिलता है, राइट। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जो है ना वो कब बनते हैं, ओवरलैपिंग होती कैसी है एक्चुअली। नाउ सी यहाँ पे मैं P और P एक्सियल वाले ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ BF3, राइट। अगर मैं यहाँ पे B की बात करूँ, दैट इज़ योर बोरोन, यहाँ पे Z इज इक्वल्स टू 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और यहाँ से बेसिकली ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। अब ध्यान से देखें यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ना ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही है, ये रहा, राइट। तो हमें यहाँ पे 3 फ्लोरीन के एटम्स जोड़ने हैं, तो यहाँ पे एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन 1, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेशन करा रहा हूँ, तो ये 2s का इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 2p में चला जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए बोरोन जो है वो एक एटम है, इंडिविजुअल एटम, उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन का एटम है, यहाँ पे तीसरा फ्लोरीन का एटम है, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखेंगे तो बेसिकली ये P ब्लॉक में आता है, और P ब्लॉक में आता है तो 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके की इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेसिकली यहाँ आके फिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है ना आपका, ये जो फर्स्ट फ्लोरीन है, ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड बनाया इसने, ठीक है। अब एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट ये है कि दो इंडिविजुअल एटम्स
जब बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, मैंने बॉन्ड नहीं बोला, मैंने बोला बॉन्ड्स, जब बॉन्ड्स बना रहे होते हैं तो फर्स्ट बॉन्ड इज़ ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसके नेक्स्ट जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन आया और इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया। फिर देखिए नेक्स्ट फ्लोरीन एटम आया, इसने पी ऑर्बिटल के साथ जो है वो सिग्मा बॉन्ड, देखा फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल और बोरोन का पी ऑर्बिटल क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यही फ्लोरीन, मैं इसी फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ, अगर यही फ्लोरीन दोबारा बॉन्ड बनाने की कोशिश करता तो नेक्स्ट बॉन्ड कैसा बनता, पाई बॉन्ड बनता। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ बिकॉज ऑलरेडी बॉन्ड बन चुका है और फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोरीन का एटम आएगा, यहाँ पे आके सिग्मा बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे BF3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थ्योरीज में, इसका जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है, नॉट शेप जिमेट्री, इसकी जिमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। जिमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे जानेंगे। नाउ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कि हमें जो है ना सिग्मा और पाई बॉन्ड्स ढूंढने के कितने हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। ये CN जो है ना साइनाइड है, ध्यान रखना साइनाइड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, साइनाइड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ इसका, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। साइनाइड को जब आप ध्यान से देखेंगे इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, मैंने आपको बताया कि पहला बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन बाकी जो दो बॉन्ड्स हैं वो क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 साइनाइड्स हैं। तो 4 साइनाइड्स के लिए कितने पाई बॉन्ड्स हो गए, 4 2 8 पाई हो गए, प्लस में सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स है। तो यहाँ पे इसको आप अलग से रखिए, ठीक है। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, और यहाँ पे एक सिग्मा और यहाँ पे एक पाई, क्योंकि पहला सिग्मा दूसरा पाई बनता है। तो अब बताइए इस वाले स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा हुए, यहाँ पे सिग्मा हुए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 है। अब साइनाइड वाले ऐड कर दीजिए, साइनाइड वाले 8 पाई हैं और 4 सिग्मा है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल आपके पास 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड्स, करेक्ट। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो अगर हम पहले डिफरेंस की बात करें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की, तो हम ये बता सकते हैं कि ये SS SP और PP के बीच में बनता है, एंड जो पाई बॉन्ड है वो SS के बीच में नहीं बनता है, ठीक है। और क्या क्या बता सकते हैं कि S और P के बीच में नहीं बनता है। सेकंड पॉइंट, अब देखिए सेकंड पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो SS के बीच में बनता है, ठीक है। और अगर SS के बीच में होगा तो ओवरलैपिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, एंड इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी नीडेड होगी, बॉन्ड एनर्जी दैट इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी जो है वो लो होगी, राइट। नेक्स्ट इज रोटेशन। अगर स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है, तो बताइए कि रोटेशन जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी,
तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें रोटेशन का, बॉन्ड एनर्जी या फिर स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग से कोई रिलेशन नहीं है। आप शेप देखिए, बेसिकली अगर पी पी का देखेंगे सिग्मा बॉन्ड, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, राइट। और अगर यहाँ पे देखें पी पी के बीच में, तो ये देखिए यहाँ पे ये है पी और पी के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे रोटेशन फ्री है, ठीक है। रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, राइट। तो ये मेन पॉइंट्स जो है हमें डिस्कस करने थे। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बता सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे पाई बॉन्ड, बताइए। पाई बॉन्ड ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो फर्स्ट पे ही बने, बट फर्स्ट इज सिग्मा, राइट। नाउ हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ योर कैलकुलेट पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स इन H2SO4। तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है सबसे पहले। तो देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के एटम्स जो है ना वो सल्फ़र से जुड़े हुए हैं। और अगर हम सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलें तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16, और 16 के हिसाब से जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड योर 3s2, 3p4, राइट। या फिर इसको आप लिख सकते हैं नियॉन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके 3s2, 3p4। तो यहाँ पे ये वैलेंस शेल है, तो हम यहाँ पे जो है P को जो है वो क्रिएट कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे 3s2 को। तो ये कुछ इस तरीके से होगा 1, 2, 3 एंड 4, राइट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो फ्री हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हैं। नाउ अगर हम बात करें 3p के बाद जो है ना वो 3d होता है, तो इसको हम सेपरेट ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सल्फ़र के लिए हम सेपरेट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लीजिए, ये सल्फ़र है और इसका ये क्या है 3s है, और यहाँ पे जो है बेसिकली 3p है, और यहाँ पे बेसिकली 3d है, राइट। एंड ध्यान रखिए यहाँ पे 3s बना रहा हूँ और यहाँ पे 3p, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है 1, 2, 3 एंड ये 4, कुछ ये कंडीशन है। बट यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में सल्फ़र के साथ 6 बॉन्ड्स हैं, 6 बॉन्ड्स हैं, यानी कि 6 शेयरिंग हो रही है। 6 शेयरिंग के लिए यहाँ पे पहला एक एक्साइटेशन होना चाहिए, फिर दूसरा एक्साइटेशन। तो जब आप पहला और दूसरा एक्साइटेशन कराएंगे तो एक्साइटेड स्टेट ना आपको कुछ ऐसी दिखेगी, करेक्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्री इलेक्ट्रॉन से इनमें शेयरिंग हो जाएगी। अब देखना कैसे होगा। ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2p4 होती है, तो उसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, ठीक है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ये सेम ग्रुप पे आता है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे जो है वो सल्फ़र आता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ ऐसी होगी, दैट इज़ 2p4। एंड ध्यान से देखिए एक ऑक्सीजन तो आएगा, पहला जो ऑक्सीजन आएगा वो क्या करेगा, इसके 3s के साथ जो है ना वो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और दूसरा जो है वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन अलग एटम है इसीलिए उसके साथ सिग्मा। बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो दूसरा बॉन्ड बन रहा है तो ये तो पाई होना चाहिए। नहीं, एटम बदल गया ना। सेम एटम के बीच में जब
पहला सिग्मा बनेगा उसी सेम एटम के बीच में जब दूसरा बॉन्ड बनेगा तो वो पाई बॉन्ड बनेगा, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन आ रहा है, वो भी 3p के साथ सिग्मा बनाएगा p और p के बीच में, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, ये इसके p और अपने p के साथ जो है वो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। अब ध्यान से सुनिए, इसी का दूसरा p जो इलेक्ट्रॉन है वो d के साथ चला जाएगा, d के साथ चला जाएगा और क्या बनाएगा, यस, पाई बॉन्ड। तो एक इसके बीच में बना, p और d के बीच में, राइट। अब ध्यान से देखिए, दूसरा ऑक्सीजन आएगा, ये क्या करेगा, इसके p के साथ पहला सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, p के बीच में, और दूसरा क्या करेगा, d के बीच में, p और d के बीच में पाई बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि p और d के बीच में पाई बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, और p और p के बीच में पाई कितने बन रहे हैं, आंसर है 0। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर एंड योर स्टेरिक नंबर। तो कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर कैसे करेंगे, अगर आपको लोन पेयर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम माइनस जितने भी बॉन्ड्स होंगे उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। एंड स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे, स्टेरिक नंबर क्या करेंगे, जितने भी लोन पेयर्स हैं सेंट्रल एटम पर, राइट, जितने भी लोन पेयर्स हैं ऑन सेंट्रल एटम उसको प्लस कर देंगे बॉन्डेड एटम्स के नंबर से, बॉन्डेड एटम्स नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे SO2 लूँ तो यहाँ पे अगर मुझे लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं तो सल्फ़र के लिए अगर मुझे लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेसिकली वो 6 होंगे और नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स जो हैं वो 4 होंगे। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लोन पेयर होगा। अगर हम स्टेरिक नंबर की बात करें, स्टेरिक नंबर की, तो यहाँ पे लोन पेयर सिर्फ 1 है और बाउंडेड एटम्स जो है वो 2 है, तो स्टेरिक नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। नाउ हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया है, इसको जानने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि VBT में क्या बात हुई थी। देखिए अकॉर्डिंग टू VBT अगर हम BF3 की बात करें तो यहाँ पे तीनों ही B और F के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे थे, लेकिन ओवरलैपिंग्स जो है ना वो डिफरेंट थी। तो डिफरेंट ओवरलैपिंग्स की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट हो जाएगी, एंड बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होने की वजह से हमें डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिफरेंट ओवरलैपिंग द बॉन्ड लेंथ इज़ डिफरेंट एंड नीड डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी, राइट। नाउ अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि अगर मैं BF3 की बात करूं, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम एंड वी नीड सेम एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट्स रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जब भी 2 ऑर्बिटल्स जो है ओवरलैप करेंगे तो वो नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए, ठीक है।
तो मैं लिख भी देता हूँ, ऑर्बिटल्स शुड बी ऑफ नियरली सेम एनर्जी to mix and to make the hybrid orbital. राइट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ऑर्बिटल्स जो मिक्स करेंगे या तो वो हाफ फिल्ड हो सकते हैं या फिर एम्प्टी भी हो सकते हैं या फिर फुल्ली फिल्ड भी हो सकते हैं। बट अगर मैं वहीं VBT की बात करूँ, VBT, तो वहाँ पे जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे वो हाफ फिल्ड कर रहे थे, एंड हाफ फील्ड के साथ साथ जो है वो ऑपोजिट स्पिन वाले ऑर्बिटल्स ही आपस में ओवरलैप कर रहे थे। राइट, बट डिफरेंस इज दैट इन हाइब्रिडाइजेशन any orbital with any respective electronic configuration, electronic spin, it can mix, right? नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो नेमिंग होगी वो पेरेंट ऑर्बिटल से होगी। फॉर एग्जांपल कि S और P ऑर्बिटल जो है वो मिक्स कर रहा है, तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल की नेमिंग होगी SP हाइब्रिड ऑर्बिटल। राइट, नेक्स्ट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करें 1s जो है ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिड हो रहा है किसके साथ, P के साथ, तो ये बनाएगा SP हाइब्रिड। और अगर यहीं 2p आ जाए तो यहाँ पे ये sp2 बनाएगा, और अगर 3p आ जाए तो यहाँ पे ये sp3 आ जाएगा। सिमिलरली और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। नेक्स्ट इज़ शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नाउ कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर बन रहा है अपने पेरेंट ऑर्बिटल से, तो उसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसका शेप कुछ ऐसा होगा। राइट, इसको हम कहते हैं स्मॉल लोब, एंड इसको हम कहते हैं लार्ज या फिर बिग लोब। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं BF3 की बात करूं, तो यहाँ पे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। अभी हम आगे जानेंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट अगर मैं आपको शेप दिखाऊं तो इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। राइट, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और बीच में बोरोन। करेक्ट। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपने आप को कुछ इस तरीके से ओरिएंट करते हैं कि वहाँ पर जो है ना रिपल्शन लेस होगा। राइट, इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वहाँ पे रिपल्शन जो है वो लेस होगा, एंड ये हाइब्रिडाइजेशन से जो है वो क्रिएट होती है ज्योमेट्री। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम पहली हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये S और P के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इसको हम कहते हैं SP हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स थे बेसिकली, तो यहाँ पे भी 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे और दोनों ही SP होंगे। राइट, नाउ अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप कुछ इस तरीके से होती है। ये एक SP ऑर्बिटल, और यहाँ पे फिर दूसरा SP ऑर्बिटल ऐसे आएगा, और यहाँ पे जो शेप होगी वो लीनियर होगी। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगी। लीनियर ज्योमेट्री, बिकॉज अभी हम शेप की बात नहीं कर रहे हैं, शेप हम VSEPR में देखेंगे। शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है वो हम VSEPR में जानेंगे। नाउ अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल है BEF2। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं।
बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो Z इज़ इक्वल्स टू 4 होता है, तो यहाँ पे 1s2 2s2 होता है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इसका नेक्स्ट जो है ना वो 2p0 होगा, बट एक्साइटेशन के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। एंड यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल्स जो है ना वो मिक्स होके एक हाइब्रिड बनाएंगे एंड दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे बेसिकली, एंड ये दोनों ही sp होंगे, sp, राइट। एंड इन दोनों से आके फिर फ्लोरीन एटम जो है वो जुड़ जाएगा, एंड यहाँ पे जो शेप क्रिएट हो जाएगी दैट इज़ योर लीनियर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। sp2 में जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज़ योर BF3। तो अगर हम बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p1 होता है, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। 2s वैलेंस शेल को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर 1 2 एंड यहाँ पे 3। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन 1, एंड यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, एंड यहाँ पे ये तीनों ऑर्बिटल्स जो है ना वो मिक्स करके एक हाइब्रिड बनाएंगे, और ये तीनों ऑर्बिटल्स क्योंकि 2p मिक्स हुए हैं तो यहाँ पे sp2 एंड sp2 बनेगा, एंड इन तीनों से आके फ्लोरीन जो है वो अटैच हो जाएगा। अब देखिए तीनों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो सेम है, तो बॉन्ड लेंथ तीनों की सेम होगी, ऑल थ्री बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका बोरोन है, इससे फ्लोरीन अटैच है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 120 डिग्री होगा, एंड इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। नाउ अगर हम और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे थर्ड हाइब्रिडाइजेशन टाइप जो है बेसिकली इज़ योर sp3, एंड इसका जो एग्जाम्पल है वो है CH4 दैट इज़ योर मीथेन, एंड यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। तो हमें मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करना आ गया है, तो अभी हम डायरेक्टली पॉइंट्स लिखते जाएंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो CH4 में देखने को मिलती है, और टेट्राहेड्रल जो है वो ज्योमेट्री होगी। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पे सेंट्रल एटम होता है और यहाँ पे बाकी एटम्स जो हैं वो बॉन्डेड होते हैं, एंड यहाँ पे जो एंगल होता है ये एंगल होता है 109 डिग्री 28 डैश, करेक्ट। नेक्स्ट इज़ योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ ये PCl5 में देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी बेसिकली कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। और ये सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर भी एक, इसके नीचे भी एक, ठीक है। और इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे Cl 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 और Cl। तो देखिए यहाँ पे ना दो प्लेन्स बन रहे हैं, दो प्लेन्स, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर वाले Cl और ये नीचे वाले Cl के बीच में ना 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये जो एक प्लेन में तीनों Cl है इनके बीच में जो है ना 120 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो ऊपर Cl है और इसके नीचे जो Cl है इनको एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं, और ये जो प्लेनर जो Cl से जितने भी तीन Cl इनको इक्विटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज योर sp3d2। sp3d2 ये SF6 में देखने को मिलता है,
एंड यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रल एटम है और यहाँ पे ऐसे 6 एटम्स जो है ना वो जुड़े होंगे, तो दिस इज़ योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट इज़ योर sp3d2 एंड यहाँ पे जो बेसिकली ज्योमेट्री देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी कि एक तो देखिए पेंटागनल बनेगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे एक पेंटागनल प्लेन दिखेगा और इनके बीच में जो एंगल होगा ना ये होगा 72 डिग्री, ध्यान रखिए। अब ये जो सेंट्रल एटम है इसके ऊपर एक होगा, इसके डाउन में एक होगा, तो इस प्लेन और इस एक्सियल बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा और इस ज्योमेट्री को हम नाम देंगे पेंटागनल बाईपिरामिडल, पेंटागनल बाईपिरामिडल। नेक्स्ट इज़ योर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट जो मेथड है व्हेन स्ट्रक्चर इज़ नोन, व्हेन स्ट्रक्चर इज़ नोन तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो लोन पेयर्स और जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स होंगे उनको ऐड कर देंगे। तो लोन पेयर प्लस जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स होंगे उनको ऐड कर देंगे और यहाँ से आपको Z मिल जाएगा। Z जो है वो डिनोशन है हाइब्रिडाइजेशन का। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे PCl5 लिखूँ तो PCl5 में बेसिकली फाइव सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे Z इज़ इक्वल टू बेसिकली 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 से हम पता लगा लेंगे कि बेसिकली 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पे इन्वॉल्व्ड हैं। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी sp3d। तो यहाँ पे हमें पहले से ही जान के रखना पड़ेगा कि अगर z इज़ इक्वल्स टू 2 होगा तो sp होगा, z इज़ इक्वल्स टू 3 होगा तो sp2 होगा, 4 होगा तो sp3 होगा, 5 होगा तो sp3d एंड सो ऑन टिल 6 अगर हम देखें यहाँ पे sp3d2 होगा, करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हेन शेप इज़ नॉट नोन, व्हेन शेप इज़ नॉट नोन तो ध्यान रखिए जब भी हमें शेप नहीं पता होता तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम प्लस माइनस चार्ज करेंगे और प्लस करेंगे मोनोवैलेंट एटम्स को। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ Z इज इक्वल्स टू हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम प्लस माइनस चार्ज एंड इसमें हम प्लस करेंगे मोनोवैलेंट एटम्स। ना मोनोवैलेंट एटम्स वो होते हैं जिनकी वैलेंसी जो है वो 1 होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है एंड ब्रोमीन है। तो इनके लिए हम एटम्स को काउंट करके ऐड कर देंगे और प्लस माइनस चार्ज में बेसिकली हम अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम प्लस करेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लूँ दैट इज़ योर CO3 2 माइनस, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन है और यहाँ पे Z जो है बेसिकली हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर कार्बन के मैं काउंट करूँ तो यहाँ पे 4 होते हैं, प्लस माइनस अगर चार्ज देखें तो 2 माइनस है तो यहाँ पे +2 कर देंगे और मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे कोई भी नहीं है तो 0 हो जाएगा एंड ये 6/2 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लें तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स Xenon O2F2। नाउ यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है वो जेनन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली 8 होते हैं तो Z इज़ इक्वल्स टू हाफ इंटू 8, प्लस माइनस कोई भी चार्ज नहीं है। प्लस में अगर मोनोवैलेंट एटम्स की बात करें तो 2 फ्लोरीन एटम्स हैं तो 2 ऐड कर देंगे। यहाँ पे 10/2 इज इक्वल्स टू 5 तो यहाँ पे हो जाएगा sp3d। और अगर हम sp3d की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो जाएगी।
राइट। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एंड sp2 की अगर हम बात करें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। तो अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, वहाँ पे हमें बेसिकली ज्योमेट्री की बात पता चलती है। हाइब्रिडाइजेशन टेल्स अबाउट ज्योमेट्री, बट देयर इज़ अ डिफरेंस, दैट इज़ अवर शेप। एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी हमें शेप के बारे में बताती है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। ध्यान रखिए, शेप जो है बेसिकली ये पता लगाया जाता है एटम्स से। वी डू नॉट काउंट लोन पेयर्स इन शेप। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे H2O की बात करूँ तो ऑक्सीजन के पास कुछ इस तरीके से लोन पेयर होता है। और इसकी अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ, ज्योमेट्री, और यहाँ पे मैं अगर शेप की बात करूँ, तो ज्योमेट्री बेसिकली यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और अगर शेप की बात करें तो अगर लोन पेयर काउंट नहीं करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि इसकी शेप जो है ना वो वी शेप होगी, या इसका दूसरा नाम बेंट शेप ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वीएससी पेयर में हम देखने वाले हैं कि हम शेप कैसे पता लगाते हैं, राइट। सो वीएससी पेयर में सबसे पहला पॉइंट कि वी डिपिक्ट शेप। नाउ ये शेप किससे डिटरमाइन होता है बेसिकली, जब भी हम लोन पेयर्स की बात करते हैं, जब भी किसी में लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसकी वजह से रिपल्शन क्रिएट होता है। एंड ध्यान से देखिए, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा तो वो एटम्स को दूर भेजेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ऐसा लोन पेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा और इसकी जो शेप है ना वो कुछ इस तरीके से क्रिएट कर देगा ये, क्योंकि ये लोन पेयर है और ये आपका बॉन्ड पेयर है। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा और यहाँ पे जो एंगल कम होना चाहिए था वो बढ़ गया, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर के बीच में जो बॉन्ड एंगल था वो घट गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिपल्शन की, तो लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा, एंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम, एंड उससे भी कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। करेक्ट। नेक्स्ट इज़ शेप विजुअलाइजेशन। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर Z हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 2 है एंड बॉन्ड पेयर भी 2 है और लोन पेयर 0 है, तो ज्योमेट्री देखिए ऐसी हो जाएगी। ज्योमेट्री यहाँ पे लीनियर हो जाएगा, ठीक है, और शेप सेम रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट वीएससी पेयर का क्या बनता है कि अगर बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो सेम है, लोन पेयर अगर किसी भी कंपाउंड में 0 है तो वहाँ पे ज्योमेट्री और शेप जो है वो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी जो है वो लीनियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 3 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं बॉन्ड पेयर 2 ले रहा हूँ, लोन पेयर 1 ले रहा हूँ, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये ट्राइगोनल प्लेनर दिखाएगा, बट शेप ध्यान रखिए, शेप में क्या काउंट करते हैं, सिर्फ एटम्स, और लोन पेयर को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे ये वी शेप या फिर बेंट शेप, या फिर इसको बोल सकते हैं एंगुलर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, एंगुलर। नाउ एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो एंगल नॉर्मली 120 डिग्री था, रिपल्शन की वजह से वो एंगल लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, अगर बॉन्ड पेयर सिर्फ एक है और 2 लोन पेयर है, बनाने की कोशिश करिए, कुछ ऐसा बनेगा। और भैया लोन पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये कुछ ऐसा दिखेगा।
तो इसकी ज्योमेट्री वही सेम रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप जो है ना उसको आप नो शेप बोलेंगे, कोई भी शेप नहीं है ये। लीनियर बोलने को बोल सकते हैं लेकिन नो शेप। तो देखिए अभी हम जो है वो डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी शेप्स हमें देखने को मिलती है बेसिकली। देखिए सबसे पहले हमने बेंट शेप की बात करी। बेंट शेप एक लोन पेयर के वजह से होता है और दो बॉन्ड पेयर्स वहाँ पे होते हैं। देखिए यहाँ पे ना एक एटम बना रहा हूँ मैं आपके सामने और यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, और एक लोन पेयर है, एक ऐसे लोन पेयर है। तो इस वाले शेप को पता है क्या कहते हैं? सी सॉ शेप, ठीक है। ऑलवेज जब भी आपके पास क्या होगा, 4 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर, तो हमेशा क्या बनेगा? सी सॉ शेप। अब ध्यान से सोचने की कोशिश करिए कि अगर लोन पेयर की जगह अगर 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स होते तो कैसा ज्योमेट्री बनता? दिस इज योर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट शेप डिस्कस कर लेते हैं। अगर अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा लोन पेयर के बीच में, ठीक है। अब देखिए ये शेप कैसा हुआ? ये शेप हुआ टी शेप, करेक्ट। नेक्स्ट शेप डिस्कस कर लेते हैं। ये है देखिए ऐसे, ठीक है। ध्यान दीजिए पहले ये ना इस पे 6 बॉन्ड पेयर्स थे तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखेगी, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना एक लोन पेयर आ गया है। अब बताइए कैसा शेप बन रहा है? अगर आप लोन पेयर को ना देखें तो ये शेप बन रहा है, नीचे स्क्वायर बन रहा है, ऊपर एक पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगर इसी में 2 लोन पेयर बना दूं मैं, अब बताइए नीचे, ये नीचे प्लेनर बन रहा है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई शेप नहीं मिलेगी, यही कंडीशंस हमको देखने को मिलेगी। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलते हैं, दैट इज़ योर ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन और शेप कैसे पता लगाते हैं। नेक्स्ट इज़ योर डिपिक्टिंग ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। तो सबसे पहला हम केस ले लेते हैं, दैट इज़ योर जेनन F4, ठीक है। मुझे नहीं पता कि इसका शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, एवरीथिंग मुझे कुछ नहीं पता है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेता हूँ। z इज़ इक्वल्स टू, देखिए मैं प्रेफर करता हूँ बेसिकली जब स्ट्रक्चर नहीं पता होता है वो वाला फार्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ इंटू जेनन के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के 8, प्लस में कोई भी चार्ज नहीं है, प्लस में 4 मोनोवेलेंट एटम्स है, तो प्लस में 4, और ये कितना आ जाएगा 12/2, ठीक है। ये 6 आ जाएगा। एंड यहाँ पे बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ रही है, sp3d, तो यहाँ पे 5 बन रहा है ना, 3 4 5, तो ये d2 हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। sp3d2, और अगर 6 होता है तो बेसिकली हमारे पास जो ज्योमेट्री बननी चाहिए वो कुछ इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल बननी चाहिए, ठीक है। और देखिए जेनन है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है। अरे 2 बॉन्ड्स तो बच गए, तो 2 बॉन्ड्स अगर बच गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लोन पेयर होगा, ठीक है। अब देखिए यहीं से हम फार्मूला बना लेंगे कि z जो भी हाइब्रिडाइजेशन है, आपको पता था कि वो लोन पेयर प्लस में सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? हाइब्रिडाइजेशन 6 है, इज इक्वल्स टू लोन पेयर प्लस में 4, तो लोन पेयर कितने आ गए 2, यहाँ पे मैंने बना दिए 2 लोन पेयर्स। अब देखिए शेप क्या होगी, क्योंकि नीचे एक स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर, करेक्ट। नेक्स्ट इज़ योर ICl2 माइनस, तो अगर यहाँ पे z निकालने की कोशिश करें ये हो जाएगा हाफ इंटू, अगर हम आयोडीन की बात करें तो यहाँ पे 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे चार्ज 1 है, प्लस में 2 मोनोवैलेंट एटम्स, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, एंड ये sp3
डी हो जाएगा। और sp3d के लिए जो ज्योमेट्री होती है दैट इज़ योर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। सो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बाईपिरामिडल की, बट इट्स ओके। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आई एंड यहाँ पे सी एल की, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर्स है, तो अगर z में से माइनस करें 2 तो यहाँ पे 3 लोन पेयर्स, और यहाँ पे 3 लोन पेयर्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। एंड यहाँ पे जो शेप आ जाएगा दैट इज़ योर लीनियर शेप। नेक्स्ट इज़ योर NO3-1, तो यहाँ पे z हो जाएगा हाफ इंटू, अगर नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 5 होता है, प्लस माइनस अगर यहाँ पे चार्ज की बात करें +1 होगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज है। कोई भी मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे नहीं है, तो 6/2 इज इक्वल्स टू 3, एंड यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी sp2। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिग्मा बॉन्ड्स जो है बेसिकली 3 है, तो यहाँ पे NO2-1, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम बात करें -1 जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर पे है। यहाँ पे अगर हम फॉर्मल चार्ज से कैलकुलेट करें, यहाँ पे इस पे +1 होगा और एक एटम पे 0 होगा, और इस पे -1 होगा, इस पे नेगेटिव, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पे जो है वो -1 आ जाएगा। इसको ध्यान में ना रखते हुए अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, एंड क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे शेप भी जो है वो सेम हो जाएगी, दैट इज़ अ ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट थ्योरी इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड ये हमारी लास्ट थ्योरी है बेसिकली, एंड सारी जितने भी थ्योरीज हमने पढ़ी हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पर है। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि ये लिमिटेशंस ऑन VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस पे क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि क्रिएटेड ऑन limitations of VBT। नाउ अकॉर्डिंग टू द VBT बात ये हो रही थी कि ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप करते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमें ये जानने को मिला कि मॉलिक्यूल्स ऑल्सो हैव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ अगर हम VBT की बात करें तो VBT के अकॉर्डिंग जो है ना वो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था। बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू VBT not possible to calculate. Next point is VBT doesn't tells about magnetic nature of any molecule. नाउ अगर हम बात करें मैग्नेटिक नेचर की, अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, एंड अगर किसी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ पॉइंट्स ऑन MOT। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो हमें पता है कि मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है एटम 1 और ये एक एटम है एटम 2। इनके जो ऑर्बिटल्स हैं बेसिकली ये कंबाइन करते हैं, एंड कंबाइन करते हुए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है दिस इज़ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
एंड दिस इज़ अ सेकेंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको एक स्टार से मैं डिनोट कर रहा हूँ, दिस इज़ योर एंटी बॉन्डिंग, राइट। नेक्स्ट इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने एक को ऊपर बनाया, एक को नीचे, तो ये डिनोट कर रहा है एनर्जी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो लो है, एनर्जी जो है वो लो है। नेक्स्ट इज वी कैन कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड, राइट। नाउ ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये कैसे कंबाइन करते हैं, इसका आंसर है LCAO, that is a linear combination of atomic orbitals। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। अगर हम बात करें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जब भी हम इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि ऑर्बिटल, तो उसको हम साई से डिनोट करते हैं। साई इज़ योर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसीलिए हम साई स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे साई ए लिख रहा हूँ, जो कि ए का ऑर्बिटल है, एंड ये प्लस माइनस हो सकता है, और ये बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखिए यहाँ पे अगर ये प्लस होगा तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, बिकॉज दो वेव्स हैं, और दोनों वेव्स जब प्लस होती हैं ना, उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे जो बनेगा योर सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पे बनेगा बॉन्डिंग, ठीक है। ये वाला कौन सा है आपका, एंटी बॉन्डिंग, एंड ये वाला है बॉन्डिंग। ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक ए वेव है, ठीक है, और यहाँ पे बी वेव है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि दोनों को प्लस किया हुआ है, तो यहाँ पे इनकी पीक्स जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, पीक्स इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। पहले कुछ ऐसे थे, ठीक है, यहाँ पे पीक्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब देखिए डिस्ट्रक्टिव में, देखिए डिस्ट्रक्टिव में ए और बी वेव को माइनस कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे ना ये डिक्रीज़ हो गया, पीक्स इनकी डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। अब देखिए ना, अभी हमने देखा कि पीक्स जो है डिक्रीज़ हो गई, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहाँ पे बन जाता है। अब अगर हम बात करें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, और अगर हम डिफरेंस की बात करें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, देखिए डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे एनर्जी जो है वो लेस है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है ना वो लेस होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी लेस होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यहाँ पे रिपल्शन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रिपल्शन जो है ना वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रिपल्शन जो है वो
लेस होगा, ठीक है, रिपल्शन लेस होगा। नाउ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, आप सोच रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डेजिग्नेट कैसे करते हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डेजिग्नेट करने का तरीका है सिग्मा, पाई, डेल एंड सो ऑन, ऐसे इनको डेजिग्नेट किया जाता है। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे, ये जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग एक टॉपिक है। तो रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग, तो सबसे पहला जो रूल है दैट इज़ योर ऑफ-पास रूल। तो ये फॉलो होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीज या फिर हाँ हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की अगर हम बात करें, पॉलीज एक्सक्लूजन, तो ये भी यहाँ पे फॉलो होता है, यस फॉलो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हंट्स हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे फॉलो होता है। फॉलो क्या नहीं होता है, सुनिए ध्यान से, बोर-बरीज रूल। बोर-बरीज रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। अब इसका आंसर जो है हम आगे जाके जानेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करेंगे, राइट, ठीक है। फिर भी हम बोर-बरीज को जान लेते कि बोर-बरीज का रूल क्या कहता है। देखिए, ये कहता है n+l कर दीजिए, दैट इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड एंगुलर क्वांटम नंबर को ऐड कर दीजिए, आपको एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल मिल जाएगा, आपको एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशंस ना स्विच कर जाती है। फिर ऐसा होता है कि आप बोलते हैं कि इसका एनर्जी तो हाई है, ये नीचे क्यों हो गया। तो वहाँ पे हमको पता लगता है कि बोर-बरीज रूल फॉलो नहीं होता है, लेकिन बाकी सारे रूल्स फॉलो होते हैं, ऑफ-बास रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन एंड हंट्स रूल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पे केस 1 देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स या इक्वल टू द 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा 1s एंड देन यहाँ पे होगा सिग्मा स्टार 1s। देखिए एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है। अब देखिए सिग्मा 2s एंड देन इससे ज़्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। इसके बाद आएगा योर, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, पाई 2px जिसकी एनर्जी इक्वल होगी पाई 2py के, राइट। नाउ इसके नेक्स्ट सिग्मा 2pz एंड देन नेक्स्ट होगा योर पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। नाउ ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मैंने 2p के ऑर्बिटल्स बनाए 2px 2py एंड 2pz, तो मैंने z को सिग्मा लिया है। देखिए मोस्ट ऑफ द बुक्स ना z के बीच में जो है ना सिग्मा मानती है, तो हम बेसिकली एक्स वाई किसी को भी सिग्मा मान सकते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स लिखती हैं कि z को सिग्मा मानिए, इसीलिए हमने सिग्मा को z लिया हुआ है, z वाली ओरिएंटेशन को लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन्स एंड, ध्यान से देखिए, लेस देन 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेस देन 20 इलेक्ट्रॉन्स एंड 15 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर हों, ठीक है, और 15 के इक्वल अगर इलेक्ट्रॉन्स हो, यहाँ पे क्या होगा, देखिए देखिए ध्यान से, सिग्मा 1s, ये सब कुछ जो है ना सेम चलता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने देखा है, देखिए
ये जो है ना ये आपका थोड़ा सा नीचे आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसके नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अगेन सेम योर π2px π2py, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट π*2px जो कि इक्वल होगा π*2py। ठीक है, अब देखिए इसके नेक्स्ट लास्ट में क्या आ जाएगा, σ*2pz। तो ये आपको ध्यान रखना है कि σ*2pz जो है ना वो पीछे आ जाएगा और ये दोनों ऐसे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अभी हम नेक्स्ट जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बना के देखेंगे कि कैसा दिखता है। नेक्स्ट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अगर हम देखें O2 को, तो अगर हम O2 के इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर दे, इलेक्ट्रॉन्स को, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन के लिए जो है वो एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 इंटू 2 जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगी वो 15 इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर वाली फॉलो होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर O2। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, σ1s2 एंड देन σ*1s2। ठीक है, उसके बाद देखिए σ2s2, उसके बाद σ*2s2। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, 8। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, σ2pz2। अब देखिए ध्यान से, 2px इज इक्वल्स टू π2py। अब देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, पहले यहाँ एक, उसके बाद यहाँ एक। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, 8 9 10 11 12। ठीक है, उसके बाद एक, उसके बाद यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, टोटल 14। ठीक है, अब देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो गए। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्या फिल होगा, π*2px। ठीक है, π*2py। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे फिल होगा। तो बताइए ये कौन सा रूल फॉलो किया हमने, यस यहाँ पे हमने जो रूल फॉलो किया है दैट इज़ योर पॉलीज एक्सक्लूजन। करेक्ट बोल रहा हूँ, करेक्ट बोल रहा हूँ, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हुआ है यहाँ पे, रॉन्ग, पॉलीज एक्सक्लूजन नहीं फिल हुआ है। अगर मैं आपको वापस से बताऊँ, सबसे पहला रूल जो है वो आफबास रूल है, जहाँ पे हम ये बताते हैं कि इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। नेक्स्ट इज योर हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, जहाँ पे हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को पैरेलली फिल किया जाता है। तो यहाँ पे हंट्स रूल फॉलो हुआ है। ठीक है, हंट्स रूल यहाँ पे जो है वो फॉलो हुआ है। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ दैट इज़ योर बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली जितने भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है उसको माइनस कर दो किससे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बताइए एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, माइनस कितने करेंगे, 2 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, इक्वल कितना आएगा, बताइए 12/2। 12/2। अब बताइए क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है सोचिए, आपका ध्यान नहीं था पढ़ने में, राइट। अब देखिए आपने 14 जो है ना बच्चे यहाँ तक कैलकुलेट कर दिया है, 14 यहाँ तक कैलकुलेट कर दिया है। ध्यान से देखिए ये है, अब मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये है बॉन्डिंग, ये है बॉन्डिंग। ठीक है, ये है बॉन्डिंग
और ये दोनों है बॉन्डिंग। अब कैलकुलेट करिए बच्चे, अब कैलकुलेट करिए कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 माइनस में कितना एंटी बॉन्डिंग का है, एंटी बॉन्डिंग ये है 1 2 और यहाँ पे टोटल इसके 4 हो गए और ये 5 और 6, ठीक है 6 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी कितना आ गया बताओ। 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4/2 इज इक्वल्स टू 2 हो गया बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है बॉन्ड ऑर्डर। अब ध्यान से सुनिए, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी नीडेड, उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी नीडेड। व्हाट इज़ बॉन्ड एंथैल्पी? किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। करेक्ट है, क्लियर है, याद रहेगा हमेशा। नेक्स्ट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड पे, अगर आप देखें यहाँ पे इसको लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, इसको राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड में एक एटम बनाया ऑक्सीजन, उसका 1s 2s और 2p को मैंने इंक्रीजिंग एनर्जी में बना दिया है। राइट में एक और बना दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो ऑर्डर है ये है बेसिकली एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कि यहाँ पे मैंने सिग्मा 2pz को जो है ना नीचे बनाया है और यहाँ पे इन दोनों ऑर्बिटल को, ये देखिए ये वाले, इसको जूम इन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये कौन से वाले हैं ध्यान से देखिए, 15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरी है हमने अभी। तो ये क्या हो जाएगा π2px, जो कि इक्वल है एनर्जी में, आई एम वेरी सॉरी, π2py, ठीक है। अब देखिए ये वाला कौन सा है, अब ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों एटम वाले ऑर्बिटल्स को देखोगे ना, इससे तो ऊपर ही है ये, तो ऊपर है तो क्या डिनोट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग का है, ये भी एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। जितने भी एंटी बॉन्डिंग है वो ऊपर आते हैं, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखिए इस वाले को देखते हैं वापस से, इस वाले को, ठीक है। ये कौन सा है, π*2px π*2py। अब कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी थी कि लास्ट में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में जो है ना वो फिल हो रखे थे। बस सबको आप भर दीजिए, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है, थोड़ा सा और कन्फ्यूज़न आपका दूर कर देते हैं। आप सोच रहे हैं कि एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, राइट। अब देखिए सिर्फ अगर आप मॉलिक्यूल के देखें, मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पे सिग्मा 2pz और ये जितना भी भरा है ना आपने, टोटल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं। तो यानी कि 4 इधर होंगे और 4 इधर, ठीक है। तो भर दीजिए 4 इलेक्ट्रॉन। इसको जूम इन करके दिखा देते हैं, ये लीजिए आवास प्रिंसिपल के हिसाब से और जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से भर रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। भर गया, हो गया। अब देखिए मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर देखिए, मैं यही आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए मैग्नेटिक नेचर आपको बताया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक। क्या यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यस, यहाँ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहाँ पे है? ढूंढिए, ये रहा, ठीक है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यस इट इज़ पैरामैग्नेटिक। अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि सारी थ्योरीज जो है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर 14 लिखा हो तो ऑलवेज बॉन्ड ऑर्डर, आपका देखिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज 3 होगा, ठीक है। अगर
यहाँ पे 13 होगा, यहाँ पे 12 होगा, ऐसे ऐसे चलते जाइए, 1 तक पहुँचते जाइए, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे 0.5 माइनस करोगे और बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। 13 के लिए क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस करिए 2.5, 12 के लिए 2.0, 11 के लिए करिए 1.5, ऐसे ही। अगर 15 हो जाएगा, 15 के लिए बताइए जल्दी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा। यहाँ पे भी हम सिमिलरली माइनस करेंगे 0.5, ठीक है। अब बताइए 16 के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 17 के लिए कितना हो जाएगा, ये सिर्फ 20 तक एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा, बॉन्ड आई एम वेरी सॉरी, बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा, यानी कि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। यानी कि मतलब क्या बन रहा है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो मॉलिक्यूल बोल रहा है भैया मुझे क्यों तोड़ने आ रहे हो, मत तोड़ो मुझे, और तोड़ना है तो एनर्जी ज़्यादा लेके आओ, पैसे ज़्यादा लेके आओ, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर से पता लगाएंगे कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। चलिए करते हैं पेयरिंग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड योर स्टेबिलिटी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज़ योर O2, एंड अगर यहाँ पे बात करें तो 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा, 0.5 डबल बार माइनस करोगे 14 में से तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यानी कि 17, ठीक है। 17 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, 1.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 15 है, तो यहाँ पे 0.5 फिर से माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, करेक्ट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे O2 पॉजिटिव का। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, O2 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका है, A का है, ठीक है। यानी कि O2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, O2। उसके बाद O2 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद O2 2 नेगेटिव। अब देखिए ध्यान से देखिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखिए, बॉन्ड लेंथ ना, स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर जितनी ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। तो यानी कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ना पता ही किसकी होगी, ये ऑर्डर ना ऑपोजिट हो जाएगा पूरा। O2 2 नेगेटिव का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बहुत कम है, बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम है, इसीलिए ऑक्सीजन थोड़ा सा दूर, ठीक है, थोड़ा सा दूर जाएंगे, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। सो दिस वीडियो इज़ कंप्लीट। यहाँ तक हमने जो है जितनी भी थ्योरीज़ है कोवलेंट बॉन्ड की वो हमने जो है डिस्कस की हैं।